ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से चलेंगे विधानसभा, जहां पर सीएम अशोक गहलोत दे रहे हैं जवाब। एक तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ भारत सरकार के अंदर, केंद्र में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को बना था। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसी प्रकार से कानून बने देश के अंदर, पूरे मुल्क में एक समान बुजुर्गों को, बूढ़े मजदूरों को, दिव्यांगों को, एकल नारी को, इन सब के लिए पेंशन का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर। सरकार कोई आओ जाओ, जैसा भी उनको मानना पड़ रहा है, नरेगा को भी, आरटी को मानना पड़ रहा है भारत सरकार को, फूड सिक्योरिटी एक्ट को मानना पड़ रहा है। सरकार बदल गई हमारी, यूपी से आगे एनडी आ गई। ऐसा कानून बनाओ मोदी जी, जो कि पूरे कंट्री में दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तरह वक्त आ गया। आप भी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, वो तब बनेंगे ना, तब कम से कम वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा रहने की, मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा रहने की, वो तो कम से कम मिले उसको, मजदूर को भी। बुढ़ापे के अंदर वो अपना काम नहीं कर सकता, तो घर बैठे उसको वीकली पैसा मिले। इस प्रकार से क्यों नहीं हम लोग कानून बनाए, ये मैं उनसे अपील करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, हमने हेल्थ सेक्टर में 7% बजट रखा है। 10,000 करोड़ का डबल कर दिया, 20,000 कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ केयर हमारा सपना है। राइट टू हेल्थ बिल लेके आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके हस्तक्षेप से जल्दी पास होगा। आज हमने 31 लाख लाभार्थी चिरंजीवी के अंदर, खाली आईपीडी कह रहा हूँ आपको, ओपीडी में तो करोड़ों से ऊपर हो गए हैं। आईपीडी के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलाकर 31 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। इंश्योरेंस कवरेज में आपको नेता पति महोदय आपका ध्यान विशेष आगे से करना चाहूँगा। जब मैंने कहा कि आप बिना जानकारी के बोलते रहते हैं, क्यों मैंने कहा इंश्योरेंस कवरेज 15-16 में आपके 19% थी भामाशाह की, 19%, आज 90% मैंने कहा आपको। यूपी में 16% आज भी, यूपी में सुनिएगा आप, महाराष्ट्र में 22% है, पंजाब में 25% है, हरियाणा के अंदर 26% है, मध्य प्रदेश में 38% है, गुजरात में 44% है, हमारे 90% हमने कर दिया। रोजाना 1.25 लाख जांचें हो रही है फ्री, 1.25 लाख से 1.5 लाख हो गई जांचें निःशुल्क रोजाना। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय आपके आगे खुशी होगी कि ये जो एमएमआर, आईएमआर, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आप समझ सकते हैं इसका महत्व क्या है। और पीकू निकू के क्या महत्व आप समझ सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। कोटा में हमारी बदनामी हुई थी, वो भी आपको मालूम है। आज निकू पीकू इतना बढ़ गए है संख्या, वो स्थिति नहीं रहेगी अब राजस्थान के अंदर। कोरोना ने और ज़्यादा बढ़वा दिया उन सबको। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, इम्पोर्टेंट बात है, एमएमआर जो 98 के अंदर 501 था, मदर मोर्टिलिटी रेट, मरने वाली माताओं का, 501 से अब 113 पे आ गया हम लोग। हमें गर्व होना चाहिए। उसमें आपकी सरकार भी थी, हमारी सरकार भी थी, जो 98 से मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले 2 वर्ष में हमें गर्व है, हमने 28% कम किया। और इन 2 वर्षों के अंदर आईएमआर इन्फेक्ट मोर्टिलिटी रेट वो 81 के अंदर, 98 के अंदर 81 थी, आज वो 32 पे आ गई। इस बात का मैं गर्व होना चाहिए। और निकू पिकू की संख्या हमने 4 गुना बढ़ा दी है। और खुशी की बात यह है कि प्रसव जो है, आज राजस्थान में प्रसव 95% प्रसव संस्था के होने लगे, अस्पताल होने लग गए हैं। उसी से आपके आईएमआर एमएमआर में फर्क पड़ा है, आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय औसत से 7% ज़्यादा भी है। राजस्थान का प्रसव संस्थागत देश के स्तर से 7% ज़्यादा हमारा है। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात होनी चाहिए। टीकाकरण हमारा पहले 15-16 आपके वक्त में 58 था, 58% अब 81% है। अस्पताल बेड बने 60% बढ़े हैं। ऑक्सीजन आईसीयू बेड की संख्या 3 गुना अधिक हुई है। तो कहना मतलब अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से
शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने ड्रॉप आउट कम हुई लड़कियों का, और यूनिवर्सिटी खुली, आपने बनारस भी करी। पर मैं कहना चाहूँगा ये कोई कम बात नहीं है। पहले अलाउ नहीं था प्राइवेट सेक्टर। हमारे वक्त में 98 में अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे उस वक्त, तब हमने शुरू किया प्राइवेट सेक्टर को। आज यूनिवर्सिटी जो है पहले 6 थी हमारे वक्त में जब हम सरकार में आए थे, आज 6 के बाद में 22 सरकारी यूनिवर्सिटी बन गई, उस पर 18 हमारे वक्त में बनी, और कुल 89 यूनिवर्सिटी बन चुकी है राजस्थान के अंदर। उस पर 57 कांग्रेस के वक्त में बनी है। नर्सिंग कॉलेज 25, ये तो मैं बोल चुका हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज, नेशनल अचीवमेंट सर्वे अध्यक्ष महोदय 21 का है, भारत सरकार का है। राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर औसत स्कोर के आधार पर प्रथम 4 राज्यों में रहा है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिला पीजेडी के सत्र 20-21 में प्रथम 3 जिले सीकर, झुंझुनू और जयपुर ने उत्कृष्ट श्रेणी में काम किया है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड में लगातार 20-21-22-23 में देश में प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लगभग 50 लाख विद्यार्थियों को 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का आंकलन किया, जो रिकॉर्ड है। और तो जमहूरी स्काउट्स का मैं इसको बहुत महत्व देता हूँ। हालांकि मुझे शिकायत है आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से कि हमने उस वक्त में भी जमहूरी 56 साल बाद आ रही थी, राजस्थान के आ रही थी, 10 करोड़ सैंक्शन की हुई थी, हमारी गवर्नमेंट चली गई। मुझे दुख है इस बात का, उन्होंने उस जमहूरी को कैंसिल कर दिया। सोशल वर्क का मामला था। अभी हमने वापस 40 करोड़ रुपये खर्च करके उसको करवाया है। राष्ट्रपति महोदय आइए वहाँ पर, राष्ट्रपति आते हैं वहाँ पर, प्रधानमंत्री आते हैं। हमने रिक्वेस्ट की मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री महोदय से वहाँ नहीं पाए, पर आपके केंद्रीय मंत्री आए मिस्टर ठाकुर। कोई राजनीति नहीं की हम लोगों ने उसके अंदर, पर एक ऐसे अच्छे काम को भी वसुंधरा जी ने पता नहीं किसे सलाह दी। वो तो राजेंद्र राठौड़ साहब बहुत नजदीक थे उनके, उनकी सलाह हुई होगी। तो आप तो क्या जो भी है पता नहीं, तो आपके अंदरूनी मामला है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में जो ध्यान आकर्षित किया गया, मैं तो ही कहना चाहूँगा कि रिन्यूएबल में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भी राजस्थान देश में प्रथम है, और RRECL को 22 में राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार मिला है। GSS के निर्माण बिजली के समय में पूरा करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जो यूक्रेन के युद्ध के बाद में जो GSS बनने थे या पावर प्लांट बनने थे, उसमें जरूर हमें तकलीफ आ रही है, थोड़ा डिले हो रहा है। इस बात का हमें दुख है। 1 लाख करोड़ रुपए के सोलर सिविल क्षेत्र में निवेश MOU हुए हैं। बड़ला के अंदर जो है, जोधपुर के बड़ला में, वो देश का सबसे प्रथम सोलर पार्क बना है। सड़कों में मैं बता दिया आपको, बहुत आगे हैं हम लोग। उद्योगों में हमारा MSME एक्ट बना, तब से ही 16,000 से अधिक इकाइयों को फायदा मिला है। बाकी 55 रिफाइनरी हो, चाहे असुल लाहौटी ने कहा कि उद्योग बंद हो गए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रिको मैंने बता दिया आंकड़े आपको, खुले बढ़ते जा रहे हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र। कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट में 2 करोड़ तक की सब्सिडी है। कृषि बजट हमने अलग पेश किया अध्यक्ष महोदय, अगली बार भी हम अलग बजट पेश करने जा रहे हैं कृषि का। कृषकों को मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से 1000 रुपये हमने दिए उनको, और उसका 9 लाख करीब बिजली बिल कम हो गया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने 50 यूनिट फ्री की अध्यक्ष महोदय। उसके कारण से, और 150 और 300 का हमने स्लैब कम किया, उसके कारण से हर किसान को, हर उपभोक्ता को 9,000 करोड़ का फायदा मिला। और 50 यूनिट खत्म करने से 39 लाख लोगों को जीरो बिल आने लगे राजस्थान के अंदर। ये बात करना चाहूँगा।
उड़ान योजना का एक सपना है कि बहुत अच्छी ढंग से चले और इसका लाभ मिले। आप हेल्थ मिनिस्टर थे अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता उपनेता, जब आपने स्कूलों में शुरू किया था इसको, हमने राजस्थान भर में लागू किया पूरे प्रदेशवासियों के लिए, कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर। मैं चाहूँगा पक्ष विपक्ष इसमें सहयोग करे, गरीब परिवार तक बात पहुँचे, उसका लाभ पहुँचे। अमीर लोग अगर नैपकिन काम ले सकते हैं तो गरीब लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? बांझ बन जाती है औरतें, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, कैंसर हो जाते हैं। ऐसे कामों में समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष सबको आगे आके इतनी रुचि देनी चाहिए, मेरा मानना है। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात की गई जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीईआरबी की बुक्स है उसको विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है, पर फिर भी परसेप्शन जो आपने बनाया है उसका मैं आपको लाभ नहीं लेने दूंगा नेता प्रतिपक्ष महोदय। परसेप्शन बनाना अलग बात है, सच्चाई दूसरी होती है। मैंने क्रांतिकारी काम किए हैं, सरकार बनते ही मैंने वो काम के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कोई कम बात नहीं है कि आप एफआईआर को कंपल्सरी कर दो। अरे आप तो करते हो, भगवान जानता, आपको भगवान जानेगा। आपने हमारे ऊपर कह दिया, मैं आपको कह रहा हूं, आप जाना, आपके अंतरात्मा जाने। परंतु मैं कह सकता हूं एफआईआर कंपनी नहीं थी तो लोग भगा देते थानों से, गरीबों को, अच्छे से लोगों को एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। रेप हो गया कि परिवार के अंदर जिंदगी में तड़पता, एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई मेरी, ना होगी। वो जब तक मरता नहीं आदमी तो परिवार रोता बेचारा कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कम से कम हिम्मत होने लगी उसकी, हालांकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो आज इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, कुछ फर्जी होने लगे, मैं मानता हूँ इस बात को। ये भी आपने ठीक कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई में हम कराएंगे। परंतु इतना बड़ा फैसला हुआ है, उसे क्या लाभ मिलेगा मैं बता के अपनी बात बताऊंगा आपको मैं किस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी करने के बावजूद भी, मैं सदन के माननीय सदन को ध्यान आकर्षित करूंगा, उसके बावजूद भी पंजीकरण नीति के बावजूद भी 19 की तुलना में 21 में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए, जबकि एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। तब भी इसका मतलब क्या हुआ, कंपल्सरी करी तब भी कम हो गए। गुजरात में 69% बढ़े हैं, हरियाणा के अंदर 24%, मध्य प्रदेश में 20% बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ गुजरात में हुई है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सको एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC/ST जुड़े अपराधों में यूपी व एमपी देश में सबसे आगे हैं। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष का और तमाम साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अनिवार्य पंजीकरण नीति के परिणाम है कि 17-18 में 33% FIR कोर्ट के माध्यम से CRPC 156(3) के तहत इस तरह से धारा दर्ज होती थी आपके वक्त में। अब कंपनी करने के बाद में विश्वास हो गया लोगों को कि हमारी सुनवाई होगी। अब ये संख्या सिर्फ 13% रह गई है। इसको तो मानेंगे, अचीवमेंट मानेंगे। इनमें से अधिकांश सीटें सीधे कोर्ट में जाने वाली मुकदमों की शिकायत ही होती थी। ये हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि 17-18 में बलात्कार के मामले में अनुसंधान 274 214 दिन लगते थे, अब सिर्फ 68 डेज लगते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि बताइए आप। कहाँ 274 दिन, लगभग एक साल, कहाँ 68 डेज में हो जाती है। पॉस्को के अंदर अनुसंधान का औसत 18 में आपके वक्त में 232 दिन था, अब वो 67 दिन रह गए। क्या कहेंगे इसको आप, क्या कहेंगे? पंद्रह में आपके वक्त में SC/ST एक्ट के करीब 51% मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे, अब में 10% रह गए हैं। ये FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति की सफलता है।
ये भी साफ बात है। ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की एफआईआर की अनिवार्य पंजीकरण की नीति का दुरुपयोग किया है, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इसी के नतीजे के प्रदेश में 19 में महिला अपराधों की 45%, 20 में 44% और 21 में 45% एफआईआर झूठी साबित हुई है, जो आपका शंका मिटा रहा हूं मैं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, और इस सब बातों के साथ में इन 4 सालों में बारह अपराधियों को फांसी की सजा, 450 से अधिक को आजीवन कारावास और 750 से अधिक को अन्य सजाएं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। ओपीएस का तो मैं आपको क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ कि जो अभी अडानी साहब का जो शेयर डाउन हो रहा है देश के अंदर, पूरे देश में दुनिया में चल का मर गया है। जो हमने आर्गुमेंट दिया था हाउस के अंदर, हम एनपीएस के माध्यम से कर्मचारी बंधुओं को, जो हमारे अपने भाई है, उनको मर्सी में नहीं छोड़ सकते शेयर मार्केट की, मैंने कहा था। वही बात लागू हो गई आज, पूरा देश हिल गया है, दुनिया के मुल्कों में चर्चा है। धड़ाम से सब शेयर नीचे आ गए, एलआईसी के, एसबीआई के भी आ गए। जिन्होंने लोन दिया है सबके धड़ाम हो गए हैं। कोई बात मैंने कही थी आपको पिछले वक्त में, अगर हम एनपीएस के माध्यम से पूरा पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर और धड़ाम हो जाएगा तो क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? इसका जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले देश को। एनपीएस लागू क्यों रखना चाहते हैं वो? मैंने उनसे बात भी करी है। मैं छोड़ने वाला ना किसी को नहीं हूं। मेरा बस चलता, मैं पहुंच जाता, बात करता। मुझे अगर आप सबने मिलके यहाँ बैठाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुल के बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं। मैंने बात की, उनसे भी बात करी। मैं फिर कहना चाहूंगा, पूरे सदन को ही जुड़ो के बात करनी चाहिए। ओपी लागू करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, मेरा मानना। पूरा पैसा जो जमा है हमारा सबका, भारत सरकार दे नहीं रही वहां पर हम लोगों को, जो हमारा जमा पैसा है ओपी लागू करने के बाद नहीं दे रही है। और हम कहना चाहेंगे, नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर लेके रहेंगे हम लोग पैसा। अब अगर हिमाचल प्रदेश में चुनाव में करारी मात हुई है, तब तो मैं समझ सबक ले लेगा आपका हाईकमान। अभी नहीं लेगा क्या? हिमाचल में दिखा दिया लोगों ने क्या क्या किया उन्होंने। आज क्या वो हमारा कर्मचारी है, आप उसको क्या इसके लायक नहीं रखेंगे? कम से कम शिको रह सके। माननीय सदस्य चुरू ने कहा कि आपने ही उस पर साइन किए थे, साइन नहीं किए थे। नवंबर में वाजपेयी गवर्नमेंट वक्त में डिक्लेयर हुआ था, हमारे वित्त मंत्री जी ने रेफरेंस किया हुआ बजट के अंदर। अब आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपकी गवर्नमेंट वक्त में लागू हुआ। हमारी गवर्नमेंट वापस आ गई तो जो नए नियम बने थे उनको मानना ही था, वो माने जिसके जिक्र आप कर रहे हो। पर समय बदलता है। आज ह्यूमन राइट कमीशन, सीएनएजी और जुडिशल कमीशन कह रहे कोई मतलब नहीं, इसका मायने नहीं है। वो खुद आलोचना कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। और हाईकोर्ट अभी दिल्ली ने परसों क्या 15-20 दिन पहले फैसला दिया अध्यक्ष महोदय, आर्मी में तो आप दे रहे हो ओपीएस, बीएसएफ को दे रहे हो आप एनपीएस, पैरामिलिट्री को दे रहे हो एनपीएस। ये कहाँ की समझदारी आपकी? उन्होंने फैसला दे दिया पैरामिलिट्री को भी आप ओपीएस दो। सारे फैसले सारे कम्युनिस्ट के खिलाफ आ रहे हैं, फिर भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे खिलाफ बुलवा रहे हैं। हम चाहेंगे भारत सरकार को आगे आकर के पुनर्विचार करना चाहिए और पूरे देश में ओपीएस लागू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में कहना चाहूँगा, ये वो मौका मत चूको। दोसा बहुत नज़दीक है, 1 घंटे का रास्ता ही है। अगर आप दिल्ली नहीं तो यहाँ टाइम ले लीजिए, हम सब चलेंगे पर विपक्ष वहाँ टेंट लगवा देंगे साइड में, या वो तो कोई लगा देगा। वहाँ मीटिंग करवा दीजिए हमारी प्रधानमंत्री जी से। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 25 एमपी दिए राजस्थान जनता ने आपको, ये मत भूलो। ये मौका आपके लिए है
अगर आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे, जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, वसुंधरा के वक्त में आपने खुद ने देखभाल करके वो प्रफुल्ल भेजा था वहाँ पर। ये 75-50 ये बातें करते हैं आपके मंत्री जी, वो पूरे राजस्थान गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वो संजीवनी उनके पीछे पड़ी हुई है। गरीब मर रहा बेचारा, बाड़मेर में, जोधपुर में, जगह जगह वो मर रहा बेचारा। अधिकांश तो सब कौमों के लोग हैं, क्या उनको चिंता नहीं होनी चाहिए? आंखों में आंसू आ गए। मेरे सीएम हाउस में आया अध्यक्ष महोदय, 70 साल, 75 साल, 80 साल के लोग, विश्वास नहीं होता है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1, 2, 3 लाख तो मामूली बात है। सबके डूब गए, सबके डूब गए। कैसे दिलवाओ आप उनको? उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद अभियुक्त बन गए हैं, उनके परिवार के लोग अभियुक्त बन गए हैं, चिंता नहीं उनको। और यहाँ गुमराह कर रहे पब्लिक को लेकर के। इतना बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया प्रधानमंत्री जी ने ऐसे आदमी को। मैं कहना चाहूँगा, ये योजना अभी मौका हमारे लिए है, वहाँ चलें या जाएं और जाके समझाएं उनको कि 16 योजनाएं हैं, परियोजनाएं देश के अंदर, एक में क्या फर्क पड़ता है आपके, क्या फर्क पड़ने वाला है? आपने अभी चुनाव आए यूपी के, आपने बाकी कैन बेहतर योजना को कर दिया, राष्ट्रीय परियोजना कर दी, घोषित कर दी। कृपा करके पक्ष विपक्ष हम सब मिल करके, हमारी परंपरा कई अच्छी रही है अध्यक्ष महोदय, कुछ भी कह दें फिर भी राजस्थान में पक्ष विपक्ष के अपना एक अलग हो रहा है, अलग शालीनता रही है, अलग ढंग से व्यवहार रहे, व्यक्तिगत व्यवहार की कमी नहीं है, उनकी निभाते हुए हम लोग राजस्थान के फ्यूचर को ध्यान रखते हुए कहने को बहुत सारी बातों में जवाब दे सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके कॉमन मुद्दों में हम लोग साथ मिलकर चलें। बाकी अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करूँगा आपसे, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से, कि जो राज्यपाल महोदय अभिभाषण है उनको पास करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री जितेंद्र सिंह सदस्य विधानसभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में वहां गए, जो